नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गैसियस स्टेट के अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मैक्सवेल ने गैस के मॉलिक्यूल्स के वेगों के बारे में उनके एक लॉ दिया जिसको इस नाम से जाना जाता है। उसने ये जो लॉ दिया वो बोल्ट्जमान इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पे दिया। उसने एक इक्वेशन दी जो इस प्रकार से है, dn अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 RT c स्क्वायर dc। यहाँ पे m मोलिकुलर वेट, r गैस कांस्टेंट और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर को दर्शाता है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन n dn अपॉन dc इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 RT c स्क्वायर। ये जो है 1 अपॉन n dn अपॉन dc ये प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स whose velocities are between c and c plus dc। इस तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको इस तरह से दर्शाया जा सकता है। c और c प्लस dc ये जो वेग है दोनों उनके बीच वेग रखने वाले मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी। अब हम ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका और मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। इस साइड में हमने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc या प्रोबेबिलिटी, और इधर हमने वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ली है। देखिए हम अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ देख रहे हैं। एक ग्राफ ये T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 टेम्परेचर पे है, तीसरा ग्राफ T3 टेम्परेचर पे है। हमने ये टेम्परेचर इस तरह से दिए हैं, T3 सर्वाधिक है, फिर उससे कम T2 है और T1 सबसे कम है। तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, देखिए इन ग्राफों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन ग्राफों से हम देख रहे हैं कि बहुत कम और बहुत अधिक वेग रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है। देखिए यहाँ से बहुत कम वेग रखने वाले मॉलिक्यूल्स और इधर बहुत ज़्यादा बहुत अधिक वेग रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या प्रदर्शित है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी वेरी लो एंड वेरी हाई आर नेग्लिजिबल। देखिए ये जो ग्राफ है इनमें ये जो पीक पॉइंट है उससे जो वेलोसिटी निकलेगी ये इसको व्यक्त करती है। ये वो वेलोसिटी है जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रख रहे हैं, इसी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो T1 टेम्परेचर पे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको अगर हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें और T2 टेम्परेचर पे जो ग्राफ आ रहा है उससे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको हम अल्फा डैश से रिप्रेजेंट करें, और T3 टेम्परेचर पे देखिए जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको अगर हम अल्फा डबल डैश से प्रदर्शित करें तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए T1 पे अल्फा और T2 पे अल्फा डैश है, तो अल्फा डैश का मान अल्फा से ज्यादा है। इसी तरह से हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया, T3 किया, अल्फा डबल डैश का मान इन दोनों से ज्यादा है, अल्फा से भी ज्यादा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान बढ़ता है। ये यहाँ स्पष्ट है। अब हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज रखने वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है या उनकी संख्या है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट, उसका टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है। यहाँ देखिए T1 टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रख रहे हैं
उनका फ्रैक्शन हम यहाँ से डिस्कस करें। मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ये वेलोसिटी रख रहे हैं वो यहाँ n है। ऐसे ही E2 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स हम n डैश से दर्शा रहे हैं। T3 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स को हम n डबल डैश से दर्शा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन या मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। एक तरफ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखते हैं उनका नंबर टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रहा है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कर्व है इनकी हाइट कम होती जा रही है। हाइट कम होती जा रही है इसका मतलब अभी हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती जाती है। दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये इस साइड में दाईं तरफ फैलते जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा वेग रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, अधिक वेग रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। मैक्सवेल की इक्वेशन से हम देखते हैं कि जो रेशियो है या प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है, गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज आल्सो डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ गैसेस। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्राफ खींचे तो अलग अलग गैसेस के लिए देखिए, जैसे CO2 के लिए ये वाला ग्राफ आ रहा है, ऑक्सीजन O2 के लिए ये वाला आ रहा है, H2 के लिए ये आ रहा है। CO2 इनमें सबसे हैवी है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से 44, ये 32, ऑक्सीजन ये 2। तो लाइटर गैस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सर्वाधिक होता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का, और हेवियर के लिए सबसे कम होता है। अब हम देखते हैं कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम इन पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के हैं, एक ही गैस है, तो ये हम Z11 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो स्क्वायर, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे सिग्मा मॉलिक्यूल्स का डायमीटर दर्शाता है, C बार एवरेज वेलोसिटी को व्यक्त करता है। इसका मान हमने जो निकाला था √8RT/πn जो एवरेज वेलोसिटी है ये उसको व्यक्त करता है, और रो जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम कोलिजन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर क्या होता है? देखिए इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कोलिजन डायमीटर को। जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा नज़दीक आते रहते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स भी जैसे जैसे और नज़दीक आते हैं बढ़ता जाता है। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वो सबसे नज़दीक होते हैं और उसके बाद वो और अधिक नज़दीक नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में जो उनके बीच में बाद में रिपल्सन भी बढ़ता जाता है। जो उनकी सेंटर है
इस मॉलिक्यूल का, जैसे ये वाला सेंटर है और इसका ये वाला सेंटर है, तो इसके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको अपन कोलिजन डायमीटर से दर्शाते हैं। इसको अपन सिग्मा यानी कोलिजन डायमीटर को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ए मॉलिक्यूल कोलाइड्स with the other molecule or the wall of the container after moving freely up to a short distance. The distance which is traveled by a molecule without colliding with the other molecule is known as free path for the molecule. Free path of the molecule is not same, that is their free path always changes. So we take average free path. एवरेज या मीन फ्री पाथ हम यूज करते हैं। एक मॉलिक्यूल जैसे चला और d1 डिस्टेंस पे उसकी कोलिजन हो गई, फिर वो वहाँ से चलता है, फिर d2 डिस्टेंस पे फिर दूसरी कोलिजन हो जाती है, फिर d3 पे, फिर इस तरह से। तो हम क्या करते हैं इसका मीन निकालने के लिए, वो जो है d1 प्लस d2 प्लस d3 dn, उसमें n से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसका मीन फ्री पाथ प्राप्त हो जाता है। मीन फ्री पाथ को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी में कोलिजन फ्रीक्वेंसी का भाग देने पे मीन फ्री पाथ प्राप्त होता है। मीन फ्री पाथ का फार्मूला इस तरह से भी दर्शाया जाता है, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू ईटा अंडर रूट 3 अपॉन पीडी। यहाँ पे ईटा गैस की विस्कोसिटी यानी श्यानता को प्रदर्शित करता है, पी गैस के प्रेशर को और डी गैस की डेंसिटी को दर्शाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। हम किस तरह से मैक्सवेल इक्वेशन के आधार पे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर और मीन फ्री पाथ के बारे में देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।